जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 7 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रवाद। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसमें जो आप लोग आंसर देख रहे हैं राष्ट्रवाद, तो आपका जो अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय में यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा कि राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में अपनी सामूहिक पहचान महसूस करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा मैत्सिनी। जोसेपे मैत्सिनी इटली के राष्ट्रवादी नेता थे और वे मानवता और राष्ट्रवाद दोनों के समर्थक थे और उन्होंने मनुष्य को पहले मानव और फिर राष्ट्र का नागरिक माना है। इसका दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है कि किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के राजनेता मेटरनिक ने यह कथन फ्रांस की क्रांति के प्रभाव को दर्शाने के लिए कहा था, क्योंकि फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता था। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1914 से 1918 के बीच में। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किनका विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया और माना कि अहिंसा से ही सभी भारतीय एकजुट हो सकते हैं। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी? तो आप लोगों को पता ही होगा ऑप्शन नंबर 2, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक घातक पशु रोग था जिसने अफ्रीका में बड़ी संख्या में मवेशियों को नष्ट कर दिया और वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। इसका दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1929। 1929 में शेयर बाजार के ध्वस्त होने से अमेरिका में महामंदी यानी कि आर्थिक संकट शुरू हुई, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ा। इसका दोस्तों आपका आठवां प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी मशीन को किस उद्योग में पेश किया गया था? तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, उन्नी उद्योग। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था और इसका उपयोग सूती कातने के लिए यानी कि विशेषकर ऊनी कपड़ा उद्योग में किया गया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव यानी कि जीवित स्रोतों से और अजैव मतलब निर्जीव स्रोतों में बांटा जाता है। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न में से मुख्य कारक के रूप में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों सही, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। आवास का विनाश, शिकार, प्रदूषण और दावानल सभी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों, जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो दोस्तों, ये आपका रोपण फसलें हैं। इन फसलों को बड़े बागानों में श्रमिकों की सहायता से उगाया जाता है और इसीलिए इन्हें रोपण फसलें कहते हैं। और इसको एक बार लगाने के बाद 2-3 बार जो है इससे फायदा उठाया जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सेरीकल्चर। इसका दोस्तों आपका 15वां प्रश्न है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अभ्रक। कोडरमा को अभ्रक नगरी कहा जाता है जो झारखंड में है, क्योंकि यहाँ अभ्रक यानी कि माइका का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 15 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों आपका 16वां प्रश्न है कि विनिर्माण कैसी क्रिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक क्रिया। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदला जाता है और यह कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है कि बेल्जियम कहाँ एक छोटा सा देश है? बेल्जियम कहाँ का एक छोटा सा देश है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यूरोप। बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अध्यक्षात्मक। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है और वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जहां राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आपका आता है राइस सूची के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक या अस्थिरता का रूप लेता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक। सामाजिक टकराव जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर अक्सर बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ जो आप लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नारीवादी होगा। और दोस्तों ये जो नारीवाद है स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और अवसर देने की विचारधारा है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको अति लघु उत्तरीय में पूछ दिया कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर लिखना है कि नारीवाद स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और अवसर देने की विचारधारा है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक दल। राजनीतिक दल वे संगठित समूह होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दबाव समूह समाज में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो दिया गया है ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। दबाव समूह किसी विशेष वर्ग, धर्म या जाति के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है क्या? तो यहाँ पर आप लोग का जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसमें भी जो है सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। आर्थिक विकास का उद्देश्य नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी और स्वतंत्रता जैसे सभी पहलुओं को शामिल करता है। इसका दोस्तों आपका 25वां प्रश्न है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा तृतीयक। ये सभी सेवाएं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका दोस्तों आपका 26वां प्रश्न है कि परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, इसका आगे क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कागज के नोट। आधुनिक अर्थव्यवस्था में कागजी मुद्रा और बैंक मुद्रा यानी कि चेक आदि का उपयोग होता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से साख की शर्तों में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। साख की शर्तों में ब्याज दर, गिरवी ऋण आधार और आवश्यक कागजात सभी शामिल होते हैं। इसका दोस्तों आपका 29वां प्रश्न है कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है क्या? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वैश्वीकरण कहलाता है।
है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपका अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय में पूछ दे कि वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ताओं के निम्न से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। यानी कि इस कानून के तहत उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सूचना और सुनवाई जैसे कई अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों का 7 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपका जो VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा, साथ ही साथ और भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर अपलोड करूंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।